अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है वेरिएशन, ठीक है, टॉपिक को जो है समझेंगे। इसके साथ साथ जितने भी वेरिएशन के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, वेरिएशन स्टूडेंट्स दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होती है इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन स्टूडेंट, इसको लिखने के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे, आपको ये चीज़ें आएंगी तो हमें क्वेश्चन में बिल्कुल आसानी रहेगी। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन को अगर आप समझे, दो क्वांटिटीज हैं, एक y है और एक x है, तो डायरेक्ट वेरिएशन को लिखा जाता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इस सिंबल को आपने पढ़ना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब आप इस सिंबल को स्टूडेंट्स इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो आपके पास इक्वल का साइन आ जाएगा और साथ में k लिखा जाता है। k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, y इज इक्वल टू kx। वेरिएशन स्टूडेंट इसीलिए यूजफुल है कि इसमें हम दो जो है क्वांटिटीज उनका आपस में जो है रिलेशन को स्टडी करते हैं। अब डायरेक्ट वेरिएशन एक ऐसी वेरिएशन है जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज करने के साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करती है। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर आल्सो इंक्रीजेस, और इसी तरह अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करे तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज अगर करे तो इस वेरिएशन को बोला जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। अगर मैं इनका सिंबल बनाऊं स्टूडेंट्स समझाने के लिए आपको, एक क्वांटिटी ये एरो ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है, तो ये दोनों क्वांटिटीज इमेजिन करें, अगर एक x है और एक y है तो हम कहेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। या फिर ये ऐसे हो सकता है, एक क्वांटिटी डिक्रीज करे उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज करे, तो ये भी सेम जो है, अगर एक सामने x है और एक y है तो ये भी आपका एक डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ एप्पल, यानी कि इमेजिन करें अगर एक एप्पल जो है वो 10 रुपीज़ का है तो 2 एप्पल जो है वो 20 रुपीज़ के हो जाएंगे, 3 एप्पल 30 के। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स जो है इंक्रीज कर रहे हैं, साथ साथ कॉस्ट ऑफ एप्पल भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी कि कॉस्ट और नंबर ऑफ एप्पल्स के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल डिस्टेंस एंड टाइम। मैं आपसे कहता हूँ बिलफर्ज एक गाड़ी है, ठीक है, वो एक घंटे में स्टूडेंट्स 1 आवर में जो है वो 60 किलोमीटर कवर करती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी जो गाड़ी है उसकी फॉर एग्जांपल स्पीड है, वो इस स्पीड के साथ मूव कर रही है, यानी कि वो एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रही है डिस्टेंस। ठीक है, अब 2 घंटे में स्टूडेंट्स ऑब्वियस है कि वो कितना कवर करे, क्योंकि उसकी अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर कवर करेगी। इस तरह 3 घंटे में स्टूडेंट्स वो 180 किलोमीटर कवर करेगी। यानी कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, टाइम डिक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये इन दो क्वांटिटीज डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इसको मैथमेटिकल में लिखूंगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप इक्वेशन को ठीक तरीके से स्केल कर पाएं और दो जो क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान रिलेशन को एक्सप्रेस कर पाएं। अब बढ़ते हैं इनवर्स वेरिएशन की तरफ। ये उसका उलट होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करे, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, या फिर आप कहें अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करे लेकिन दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करे तो ये भी क्या है, इनवर्स है। इसमें एक इंक्रीज है उसके साथ दूसरी डिक्रीज है। तो इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम। मैं आपसे कहता हूँ कोई भी एक छोटा सा वर्क है, ठीक है, बिल फर्ज आपने एक दीवार ही अगर बनानी है, ठीक है, अगर वर्कर्स हैं स्टूडेंट्स जो है 10 वर्कर्स हैं और वो आपके पास 10 दिन लगाते हैं उस दीवार को बनाने के लिए। ठीक है, 10 वर्कर्स 10 डेज। अब मैं क्या करता हूँ, वर्कर्स बढ़ा देता हूँ, यानी कि 20 वर्कर्स कर देता हूँ, तो ऑफकोर्स जो है वो डेज कितने रह जाएंगे, 5, क्योंकि आपने पर्सन की तादाद को बढ़ा दी। जैसे जैसे वर्कर्स ज्यादा होंगे टाइम कम लगेगा, अगर वर्कर्स कम होंगे तो उस काम को करने के लिए जो टाइम है वो आपका ज्यादा लगेगा। आप इसको डेली लाइफ में भी इमेजिन कर सकते हैं। ये आपकी इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल हो सकती है। सेकेंडली प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। जितना स्टूडेंट्स अगर गैस का ये केमिस्ट्री में भी आप इसको यूज करते हैं, अगर गैस का वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो प्रेशर कम होता है। आप इसको इस तरह अगर सिंबल से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
पी, ठीक है, वॉल्यूम। अच्छा जी, इसकी नोटेशन हमने नहीं लिखी। इनवर्स वेरिएशन को आप ऐसे लिखते हैं, इमेजिन करें एक क्वांटिटी y है और एक क्वांटिटी x है, ठीक है। तो आपने अगर इनको इनवर्स वेरिएशन के हिसाब से लिखना है तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपने 1 बाय करके लिखना है, ठीक है। इसको पढ़ना है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर आपने 1/x ही बोला तो फिर आप डायरेक्टली बोलेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है। आप जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास इक्वल का साइन आ जाएगा, y इक्वल टू, और साथ में आपके पास k आ जाएगा, k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो मेन इसमें ये दो बातें हैं कि वेरिएशन जो डायरेक्ट है उसको कैसे लिखना है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इक्वल टू kx, और इनवर्स को कैसे लिखना है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और y इज इक्वल टू k/x। साथ में आपकी ये एग्जांपल्स हैं। अब स्टूडेंट इसी को इस्तेमाल करते हुए हम इसके तमाम क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा रिव्यू एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर बनता है 12 और पेज नंबर बनता है 71। वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिखा है 12, 13, 14। हम तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, डायरेक्ट और इनवर्स क्वेश्चन एवरेशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप ऐसे रीड करेंगे, इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 28, x इक्वल टू 7, z इक्वल टू 2, देन फाइंड y, ठीक है। जब क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, आप लिखें, आपको दिया हुआ है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। जब भी स्टूडेंट्स आपका वेरिएशन का क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहले k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको k पता होगा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। k की अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो लाजमी बात है, आप बगैर क्वेश्चन पढ़े भी बता सकते हैं, वो उसके लिए आपको x की भी वैल्यू देगा, y की भी देगा और z की भी वैल्यू देगा, ताकि आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। k कैसे आएगा स्टूडेंट्स, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल आ जाएगा k x square divided by z, से इट इक्वेशन नंबर 1। जी स्टूडेंट, अब आप देखें कि आपको x, y और z की क्या वैल्यू दी हुई है, तो मैं वहां क्वेश्चन से देख कर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 28 एंड z इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 1 में पुट करें और k को फाइंड आउट कर लें, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 28 इक्वल टू k हमारा अननोन है, x की जगह पर आपने 7 पुट कर लिया है और z की जगह पर 2 पुट कर लिया है। 7 स्क्वायर होता है 49, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 28 इक्वल टू 49k। ये लिखने में अच्छा लगता है कि कांस्टेंट नंबर पहले लिखो और लेटर बाद में, वरना के 49 भी लिखा जा सकता है, वो भी गलत नहीं है। जी सुनो, स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें तो 2 डिवाइड हो रहा है, 2 लेफ्ट साइड पर आकर 28 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 49k। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, 28 के डिवाइड में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्लाइड एट 49 के इक्वल टू, मैं कोशिश की है कि मेरा जो अननोन है वो लेफ्ट पर आ जाए, ठीक है। 49 के इक्वल टू 28 2s are 56, 49 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा, के इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 49। आप किसी ऐसे टेबल से कट करें जो कि नॉमिनेटर को भी डिवाइड करता हो और डिनोमिनेटर को भी, और बड़े से बड़ा टेबल होता है कि उसके बाद मजीद कटिंग ना की जा सके। तो आई थिंक 7 का टेबल है, 7 8s are 56 होता है और 7 7s are 49। 7 के टेबल से स्टूडेंट मैंने कटिंग की है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की, इसके बाद 8/7 की मजीद कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको के की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को रीड अभी किया था, ठीक है। देन फाइंड y, जैसे ही के की वैल्यू निकल आई तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, y की। तो आगे आप लिख सकते हैं k की वैल्यू को पुट करने लगे हैं, पुट इन इक्वेशन 1, जिसमें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं y इक्वल टू, k की जगह पर आपने पुट कर दिया है 8/7, x स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड में आपके पास z आ रहा है।
इसको आप इन शॉर्ट ये कर सकते हैं कि 7 डिवाइड हो रहा है, नीचे उधर का डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वरना अगर आप कंप्लीट प्रोसेस देखना है तो z के डिवाइड में स्टूडेंट्स 1 है, ऊपर है 8x² 7, वो आप रेसिप्रोकल कर लें फ्रैक्शन को, सेम इसी स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे। इजी ये है कि आप देखें ना, डिनोमिनेटर में 7 लिखा है, 7 को नीचे उतार लें, नीचे उतर कर z से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास बन जाएगा 8x² डिवाइडेड बाय 7z। जिनको इस तरह नहीं समझ आती स्टूडेंट्स, ये रफ वर्क में इधर लिख देता हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। यानी कि आपके पास नॉमिनेटर में आ रहा था 8x² डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइड में आपके पास आ रहा था z, और z के डिवाइड में क्या होता है, 1। किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 होता है। तो z बाय 1 ऊपर जाकर स्टूडेंट्स आपके पास बन सकता है 8x² डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 1 बाय z। तो नेक्स्ट स्टेप में 8x² डिवाइडेड बाय 7z, आप वहां ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक जगह जाने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, आप पर है कि आप कौन सा रास्ता जो है इख्तियार करते हैं। ये मेरे ख्याल में इजी रहेगा, आप इसको नोट कर लें। इसी पैटर्न को देख के हम इसका जो है क्वेश्चन 13 भी सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। उसी जो क्वेश्चन पहले उसी को देखकर, ठीक है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल xy है। ठीक है, आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल आ जाएगा, z इक्वल टू kxy, z इक्वल टू kxy से इट इक्वेशन नंबर 1। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो xy और z की वैल्यू को पुट करना है। क्वेश्चन से देखकर तो लिखते हैं स्टूडेंट, पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 and z equal to 36 in equation 1। जिस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं क्या बन जाएगा, 36 इक्वल टू के अननोन हो गया, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। 36 इक्वल टू 3 2s are 6 k, 6 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू k। 6 का टेबल 36 पर स्टूडेंट 6 टाइम जाएगा, 6 इक्वल टू k इम्प्लाइड दैट आप इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू 6 आ गया। k की वैल्यू को स्टूडेंट आखिर में किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जी स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, z इक्वल टू k की जगह आपने 6 पुट कर दिया है, z इक्वल टू 6xy, क्योंकि उसने कहा था आपने किसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है, z की। तो z आपके पास आ चुका है। ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ है, आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, w इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ठीक है, आप साइन को जब रिमूव करेंगे तो w इक्वल टू k डिवाइडेड बाय v स्क्वायर से इट इक्वेशन नंबर 1। अब आपने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए v की भी वैल्यू पुट करनी है और w की भी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पुट v इक्वल टू 3 एंड w इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जिसमें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। आपको पहले 3 का स्क्वायर लेना है, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इक्वल टू k डिवाइड बाय 3 स्क्वायर इज 9। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर 9 डिवाइड हो रहा है k के साथ, राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इम्प्लाइड दैट k इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9, k इक्वल टू 18। k की वैल्यू आ गई। ठीक है, k की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करना होता है, 1 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो w इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, क्योंकि उसने आपसे कहा था आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, w की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।